Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Frankenstein जो कि हाल ही 2025 में आई है, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। सच कहूँ तो इस काइंड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन मूवीज जैसी जॉनरा से मेरा काफी पुराना रिश्ता है। मुझे आज भी याद है जब 2005 में मैं सिर्फ 5th क्लास के अंदर था, मेरे घर से मम्मी नानी के घर गई हुई थी और घर पर सिर्फ पापा और मैं ही थे और हम दोनों ने मिलकर के 1994 में रिलीज हुई मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन देखी थी। उस टाइम तो इस मूवी का नाम दानव था और वीसीडीज चला करती थी तो 2 रुपए के अंदर किराए पर लेकर के आया था मैं वो मूवी। उसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन से रिलेटेड और भी काफी सारी मूवीज मैंने एक्सप्लेन करी है, जैसे कि आई फ्रैंकेनस्टाइन और एक 2016 में आई हैरी पॉटर वाली फ्रैंकेनस्टाइन। तो अगर आपने वो मूवीज नहीं चेकआउट करी तो एक बार जरूर देखिएगा, जहां पर कैसे एक साइंटिस्ट समाज के अंदर मौत को हराने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर डालता है जिसमें पैदा होता है एक ऐसा हैवान जिसे जीवन जीने का श्राप मिलता है, कोई भी उसे मार नहीं सकता। अब इस बात पर उस हैवान का गुस्सा कैसे अपने मालिक पर निकलेगा वो तो हम इस मूवी में देखेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है नॉर्थ में और ईयर दिखाया जाता है 1857, जहां पर कैप्टन एंडरसन अपनी पूरी टीम के साथ में अपने शहर इंग्लैंड जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका शिप पानी में जो बर्फ जमी होती है उससे टकरा जाता है। इस वजह से ये लोग आगे नहीं जा पा रहे होते हैं कि तभी चीफ ऑफिसर लार्सन आकर के बताते हैं कि सर हमारे सारे के सारे सैनिक बहुत ज्यादा थक गए हैं, ना ही खाने को खाना बचा हुआ है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, थोड़ा आप अगर हौसला अफजाई कर देंगे तो टीम में जान आ जाएगी। जहाँ पर उनका कहना था कि जवानों हम जल्दी ही इस जगह से निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हें सबको हाथ बढ़ाना ही होगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। अचानक 2 मील की दूरी पर एक जोरदार विस्फोट की आवाज आती है। एंडरसन जब वहां पर जाकर चेक करता है तो मालूम चलता है कि यहाँ पर तो किसी का ढेर सारा खून बहा है। हालांकि कुत्ते या भेड़िए जख्मी नहीं हुए हैं, तो फिर आखिर ये खून किसका होगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर इन्हें एक शख्स की खराब हालत में बॉडी दिखाई पड़ती है। ये होता है इस कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि कहता है कि मुझे यहाँ से बचा लो, वो हैवान मेरी जान ले लेगा। कि तभी यहाँ पर उस फ्रैंकेनस्टाइन का आना होता है। यहाँ पर एंडरसन अपनी पूरी टीम के साथ में फ्रैंकेनस्टाइन पर गोलियां मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो तो मानो जीती जागती मौत थी जो कि एक एक को उठा उठाकर फेंक रही थी। उसके बाजू में इतनी ताकत थी कि इंसान को पूरा बीच में से आधा आधा फाड़ दे। तभी यहाँ पर एंडरसन को याद आता है कि उसके पास में एक और एक्सप्लोसिव वाली गन मौजूद है जिसके अंदर 4 बैरल्स होते हैं। वो उन्हें निकालता है और उसके हाथों पर धनाधन शूट करता है और फिर लास्ट गोली जो बचती है, एंडरसन फ्रैंकेनस्टाइन को मार पाता, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन में इतनी ताकत थी कि वो अपने बाजुओं से पूरे के पूरे शिप को ही पलटने लग जाता है। लेकिन इस बार एंडरसन अपना दिमाग चला करके वो गोली फ्रैंकेनस्टाइन पे न चलाते हुए सीधा बर्फ पर मार देता है, जिससे कि वहां की परत टूट जाती है और फ्रैंकेनस्टाइन उसी के अंदर डूबकर मर जाता है। जिसके बाद में सीधा एंडरसन पहुंचता है विक्टर के पास और पूछता है कि आखिर ये हैवान था कौन, मुझे इसके बारे में जानना है। और यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली विक्टर बताता है कि जब मैं महज 10 सालों का था, हम लोग फ्रांस के एक बहुत बड़े महल में रहा करते थे। मेरे फादर लियोपोल्ड फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने मेरी माँ क्लेयर से इसीलिए शादी करी थी ताकि उनका नाम, शोहरत, उनकी जायदाद और ज्यादा बढ़ सके। वो जब भी घर पर आते हम लोग उनके स्वागत में हर पल तैयार रहते हैं। वैसे तो मोस्टली 80% टाइम वो घर से बाहर ही रहा करते थे, अलग अलग अमीर लोगों के इलाजों के चलते। वो एक ब्रिटिशर थे और हम फ्रांसीसी, यानी कि हम फ्रेंच बोला करते थे। हमारे काले बाल, काली आंखें उन्हें कभी पसंद नहीं आया करती थी और यही गुस्सा हमें साफ साफ लियोपोल्ड की आंखों में दिखाई पड़ता है। कभी अपनी वाइफ को न भूख होते हुए भी ज्यादा खाना खाने पर मजबूर करना, तो कभी अपने बेटे को इतने टफ से टफ क्वेश्चन पूछना जो कि एक सर्जन लेवल की स्टडीज होती है। यहाँ तक कि गुस्सा उतारने के लिए लियोपोल्ड अपने बेटे विक्टर के हाथों पर बैत नहीं मारता, सिर्फ कहता है कि हाथ तो आगे चल करके एक सर्जन के बहुत बड़े हथियार बनते हैं, इसलिए हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारा चेहरा किसी काम का नहीं है, आज इसकी बारी है। इन चीजों से विक्टर हर बार परेशान रहता था। कभी उसे ना अपने बाप का प्यार मिला और ना ही उनका कीमती समय। विक्टर हर बार उन्हीं चीजों के लिए तरसता रहता था। हालांकि उसकी माँ क्लेयर, जो कि पेट से प्रेग्नेंट थी, एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब लियोपोल्ड का घर से बाहर जाना हुआ कि तभी क्लेयर के पेट में दर्द हुआ। फटाफट से लियोपोल्ड और उसकी टीम आई। उन्होंने क्लेयर के पेट से एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया विलियम फ्रैंकेनस्टाइन। लेकिन इस पूरे इलाज के अंदर क्लेयर जान से मारी गई। उसका ताबूत भी बहुत ही अलग तरीके से बनाया हुआ था, संगमरमर का, जिसके ऊपर एक फेस की आकृति वाली डिजाइन कैप भी थी। अपनी मां के मर जाने के बाद में विक्टर पूरी तरीके से टूट गया था। यहाँ तक कि अब जो दूसरा बेटा विलियम पैदा हुआ था उसके बाल थोड़े से लाइट ब्राउन कलर के थे, इसीलिए लियोपोल्ड को दूसरा बेटा विलियम बहुत ज्यादा प्यारा था। विक्टर हमेशा दूर से
अपने भाई और अपने पिता को साथ मजे करते देखता था, वो सोचता था कि काश मुझे भी अपने बाप का प्यार मिल जाता, मगर वो प्यार उसकी किस्मत में नहीं था। और फिर कुछ दिनों के बाद आगे चल करके लियोपोल्ड की भी जान चली गई, जहाँ पर एक रात सपने में विक्टर के मौत की देवी आई, जिसने कहा कि तुम मौत पर विजय पा सकते हो। और वही दिन था जहाँ पर विक्टर ने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब इस मौत को अपने और करीबियों में से किसी और को छीनने नहीं दूंगा। उसके बाद विलियम को द एडिनबर्ग भेज दिया गया और यहाँ विक्टर फ्रांस के अंदर रह करके अपने स्टडीज पर और ज्यादा फोकस हो गया। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगा और आज एक यूनिवर्सिटी में उसका एक लेक्चर था, जहाँ पर विक्टर ने ये साबित करके दिखाया कि किस तरीके से जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। अगर एक शरीर को प्रॉपर ऊर्जा मिलती रहे, उसका दिल धड़कता रहे, तो हमारा शरीर कभी भी मर नहीं सकता। लेकिन उसके लिए विक्टर को काफी अच्छी फंडिंग, एक जगह और बिना रोक टोक के काम करने के लिए लोग चाहिए। इस पर जूरी मेंबर्स उसे मना कर देते हैं, मगर वहां बैठा एक शख्स हारलैंडर ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान था, जिसके बाद में वो उससे अकेले मुलाकात करने के लिए उसके घर पहुंचता है। देख पाता है कि वहां पर ढेर सारी बॉडीज कटी फटी है, खून बह रहा है और विक्टर को बैठ करके दूध पीना बड़ा पसंद था। हारलैंडर का बताना था कि जो काम तुम करना चाहते हो मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। जिस पर विक्टर का पूछना था कि आखिर ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा क्यों? जिस पर हारलैंडर का बताना था कि तुम्हारे भाई विलियम की हाल ही में शादी होने वाली है एलिजाबेथ नाम की लड़की से, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरी भतीजी है, तो फिर हम एक तरीके से फैमिली रिलेटिव्स हुए। और दूसरी बात, तुम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो इसके लिए तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि फिलहाल तुम्हारे पास में है नहीं। तो ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम हो नहीं। चुपचाप मैं जो डील दे रहा हूँ उस पर अमल कर लो। विक्टर को भी ये चीजें समझ में आती है और वो अपने भाई विलियम से मिलने के लिए एडिनबर्ग पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो हारलैंडर होता है उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उसके पास में कैमरा भी था जिससे कि वो न्यूड फोटोशूट किया करता था। इसी बीच बातों ही बातों में हारलैंडर का विक्टर को बताना था कि किसी वक्त पर वो भी एक सर्जन हुआ करता था आर्मी में। उसके पास में बॉडी की एक ऐसी टेबल पड़ी थी जिसके अंदर खून के संचार का हर एक लोकेशन या काइंड ऑफ मैपिंग हो रखा था। इस टेबल के जरिए विक्टर को ये पता लग रहा था कि खून आखिर किस नली से या फिर किस नसों से होकर के बहता है, ताकि एग्जैक्ट पॉइंट को ढूंढ करके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी बॉडी के अंदर पहुंचाया जा सके। और तभी वहां पर विलियम का आना होता है। विक्टर अपने छोटे भाई विलियम को देख करके बहुत खुश था, जहां पर विलियम कहता है कि आइए मैं आपको किसी और शख्स से भी मिलवाना चाहता हूँ, मिलिए एलिजाबेथ से, ये है मेरे सपनों की रानी और आने वाले 3 महीनों के अंदर हम शादी करने वाले हैं। जब टेबल पर बैठ करके ये लोग लंच कर रहे थे तब विक्टर का बताना था कि वैसे तो मैं एक खोज करता हूँ, लेकिन एक पेशे से सर्जन भी हूँ और आजकल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं मौत को मात दे दूं। लेकिन ये चीजें सुन करके एलिजाबेथ हंसने लगती है। इस पर इन दोनों की कहा सुनी हो जाती है और दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। और अब जैसा कि हारलैंडर ने विक्टर से वादा किया था कि वो उसे काम करने के लिए एक शानदार जगह, वो लोग जिनकी डेड बॉडीज की जरूरत थी विक्टर को, और इसी के साथ वो ढेर सारा सामान जो कि इस काम में लगने वाला था। अब इस जगह पर रह करके विलियम को ये सारा काम सौंपा गया था कि हर एक सामान जिसकी मुझे नीड है वो परफेक्ट होना चाहिए। वहीं मार्केट के अंदर विक्टर जाकर के लाशों का जुगाड़ लगवाता था। जिन्हें भी फांसी की सजा हो जाया करती थी उन बॉडीज को विक्टर उठवा लिया करता था। एक दिन यूं ही मार्केट में जब एलिजाबेथ किताब ले रही थी तो विक्टर की नजर उस पर पड़ गई और वो उसका पीछा करते हुए सीधा चर्च तक पहुंच गया। यहाँ पर इस बार एलिजाबेथ कुछ कन्फेस करने के लिए आई थी, लेकिन विक्टर खुद ही पादरी बनकर के पास वाले गेट में बैठ गया और उसकी बातें सुनने लगा और पूछा कि बच्चे लास्ट टाइम तुम कन्फेस करने कब आई थी? 1 हफ्ता पहले। क्या तुमने इसी 1 हफ्ते में एक और गुनाह कर दिया? जिस पर एलिजाबेथ का बताना था कि जी हाँ, एक नामुराद इंसान है जिसका नाम है विक्टर, बड़ा ही चूतिया टाइप का आदमी है, अपनी ही भाई के होने वाली बीवी पर डोरे डालता रहता है और मैं तो उससे दूर से सूंघ लेती हूँ और जहां तक मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त मेरे सामने ही बैठा है और वो तुम हो। खैर इनके बीच में हल्की फुल्की कॉमेडी होती है एंड देन ये लोग डिनर के लिए एक मस्त महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाई फाई डाइनिंग के लिए, जहां पर इन दोनों की थोड़ी बहुत सोच मिलती है किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए ये दोनों तत्पर तैयार हैं, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और एलिजाबेथ जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, किसी को भी दिल अपना यूं ही दे दिया नहीं करती थी, उसे भी अब कहीं ना कहीं विक्टर के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी होने लगती है। यहाँ विलियम ने जो भी चीजें चाहिए होती है जैसे कि सिल्वर प्लेटेड शाइनिंग रॉड्स जो कि एक अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होती है, वो सारी कुछ ला करके दे दी होती है विक्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए। अब एक दिन की बात होती है जब विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा होता है कि तभी घर में अकेले एलिजाबेथ उससे मिलने के लिए आ जाती है और कहती है कि बस मैं तुम्हारा काम देखना चाहती
बताते थे ये रीढ़ की हड्डियां किस तरीके से भगवान की ये बनावट बिल्कुल हर जगह हर तरफ बिल्कुल सेम लगती है। अब यहाँ अकेला पाकर के विक्टर एलिजाबेथ को किस तो करना चाहता था, लेकिन एलिजाबेथ इस बात को जानती थी कि यह न्याय होगा विलियम के साथ में, इसलिए वो बिना कुछ बोले घर से निकल जाती है। शाम को बाथटब के अंदर जब विक्टर बैठ करके नहा रहा था तभी उसे याद आया कि आखिर वही चीज जो मुझसे बार बार छूट रही थी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोट इक्वली पूरी बॉडी में कैसे डालूं। तो पहले जो रीढ़ की हड्डी में उसने पिंस डाली थी, इस बार वो उसे गर्दन में कहीं लगा करके देखता है और इस बार उसका यह तरीका काम आ जाता है, उस बॉडी में जान आ जाती है। और अब वक्त था इस छोटी बॉडी को थोड़ा सा बड़ा बना करके इस लेवल पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, जिसके लिए अगले हफ्ते हुई जंग के अंदर उसे बहुत सारी बॉडीज मिल जाती है। जर्मनी और ब्रिटिशर्स के हुई बीच में इस लड़ाई में करीबन उसे 1000 लाशें मिलती है। इन 1000 लाशों को वो अपने उसी टावर में ले आकर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को निकालने लगता है, जैसे किसी का सर अच्छा हुआ, किसी का हाथ अच्छा हुआ, किसी का पैर, किसी का दिल, किसी का दिमाग, किसी के फेफड़े, किसी का घुटना, तो किसी के नाखून। इस कदर करीब 1000 बॉडीज के टुकड़ों के साथ में उसने एक लंबी चौड़ी मजबूत बॉडी बना डाली थी और अब सिर्फ जरूरत थी तो बिजली की, जो कि इस पूरे काम को अंजाम दे सकती थी। इस रात उससे मिलने के लिए हार्लैंडर खुद आता है। यहाँ पर हार्लैंडर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो कहता है कि मेरी छड़ी में से मुझे दवाई निकाल करके दो। विक्टर का कहना था कि ये तो मरकरी है और ये दवाई तो वो शख्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें की कैंसर होता है, जिस पर हार्लैंडर का बताना था कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं कैंसर का मरीज हूँ, मेरा खून, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा दिल सब कुछ सड़ चुका है, मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो नया शरीर तुम बना रहे हो उस शरीर के अंदर मेरी आत्मा, मेरा दिमाग, मेरा रूह सब कुछ ट्रांसफर कर दो, जिस पर विक्टर का कहना था कि ये नामुमकिन है, ये शरीर इस तरीके से काम नहीं करते। हार्लैंडर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ये कहा था कि मैं एक नया शरीर बना लूंगा और अब जब तुम्हारी इतनी मदद कर देने के बाद में तुम मुझे कहते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में पूरा भी नहीं होने दूंगा। वो सिल्वर प्लेटेड रॉड को नीचे फेंकने वाला होता है। यहाँ पर विक्टर और हार्लैंडर के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन इसी झगड़े में हार्लैंडर का पैर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। हालांकि रॉड मुड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस वक्त बारिश हो रही थी और बिजली आने का यही सही वक्त था, इसलिए विक्टर बिना वक्त गवाए उस सिल्वर रॉड को लेकर के चढ़ जाता है सीधा टावर के सबसे ऊंचे छोर पर और अपनी मशीन को ऑन कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट होने लगती है, उस टूटी मशीन से बिजली इधर से उधर आने जाने लगती है कि तभी उस टूटे शरीर के अंदर पूरी तरीके से एक जोरदार झटका लगता है। पहले तो विक्टर को लगा कि शायद उसका ये एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लोट हुई थी वो टूटे सिल्वर रॉड की वजह से प्रॉपरली उस बॉडी के अंदर नहीं गई। थक हार करके वो परेशान हो गया था, उसने अपनी हिम्मत हार दी थी और भगवान से कहने लगा कि आखिर क्यों आपने मुझे ये राह दिखाई कि मैं यहाँ तक आकर के पहुंचा और फिर हार गया। मगर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक अनोखे जीव को पाता है जो कि 1000 टुकड़ों से मिलकर के बना था। उसे देख करके विक्टर के अंदर फिर से जान आ गई थी। वो उसे कुछ समझा पाता, कुछ बोल पाता, उसे सूरज की गर्मी को महसूस करा पाता कि तभी वहां पर उसे किसी के होने की आहट आती है। इसीलिए वो उस जीव के हाथ पैर बांध करके उसे वहीं पर छोड़ देता है। जब विक्टर दरवाजे पर आता है तो उसे देखने के लिए मिलते हैं उसकी भाई और उसकी होने वाली पत्नी, जहां पर विक्टर का बताना था कि विलियम फाइनली मैं उस काम में कामयाब हो गया जिसके लिए मैंने काफी साल बर्बाद किए थे। अब जाकर के मेरी वो रिसर्च काम आने वाली है। जो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कर रहा था, हार्लैंडर उस पूरे काम को डॉक्यूमेंट कर रहा था। उसने हर एक चीज की फोटो ली, अपनी किताब में लिखता गया और देखा जाए तो मेरा ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रिजर्व्ड है। लेकिन इसी बीच एलिजाबेथ नीचे कुछ अनजानी आवाजें सुनकर के पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उस अनोखे जीव से होती है। एलिजाबेथ उसे देख करके बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी, एकदम स्टक हो गई थी कि आखिर क्या बोले, क्या बात करे, कैसे उसके सामने हिले डुले। जिस तरीके से धरती पर एक नया बच्चा आता है जिसके अंदर कोई पाप, कोई दोष नहीं होता, एलिजाबेथ को भी इस जीव के अंदर सेम टू सेम वही फीलिंग आ रही थी। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी खामी नहीं। कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को उस जीव से प्यार हो गया था कि तभी वहां पर विक्टर पहुंच जाता है और कहता है कि एलिजाबेथ उससे दूर हटो, वो अभी इस वक्त बात करने लायक नहीं है। हालांकि उसे बनाया मैंने है, लेकिन शायद दिमाग को कोई तार शॉर्ट सर्किट हो गया, इस वजह से ना तो वो बोल सकता है ना ही सोच समझ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है वो तुम्हें, इसलिए यहाँ से दूर हट जाओ। मगर फिर भी रात को एलिजाबेथ को नींद नहीं आती और वो उस जीव से मिलने के लिए नीचे पहुंच जाती है। यहाँ पर ये जीव उस लड़की को देख करके बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम एक फीमेल के साथ कनेक्टिविटी पाई थी। गिफ्ट में वो उसे एक पत्ता भी देता है। एलिजाबेथ उसे पाकर के बहुत खुश थी। वो उसे अपना नाम बोलना सिखाती है कि बोलो एलिजाबेथ। हालांकि फ्रैंकेनस्टाइन ये बोलना सीख भी जाता है, मगर विक्टर को एलिजाबेथ के साथ में फ्रैंकेनस्टाइन की ये करीबियां पसंद नहीं आती और वो उसे मना कर देता है कि आज के बाद उस जीव के पास कभी जाना मत। उसे मैंने बनाया है और मैं उसे खत्म भी कर सकता हूँ, इसलिए
नीचे आकर के फ्रैंकेनस्टाइन को बहुत मारता है, पीटता है और बोलता है कि क्या तुमने कोई नया शब्द सीखा? मैं तुमसे इतनी बातें करता हूँ, तुम्हें इतना कुछ समझाता हूँ, मगर तुम हो कि गधे के ढोलू, ना तो कुछ बोलते हो ना समझते हो। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जिस कदर कभी लियोपोल्ड अपने बेटे विक्टर को मारा करता था, तो आज विक्टर भी अपने ही बनाए गए बेटे फ्रैंकेनस्टाइन को मार रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट डे विक्टर ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस पूरी जगह को खत्म कर देगा, अपने बनाए गई क्रिएशन को भी हमेशा के लिए मिटा देगा, क्योंकि विक्टर ने उसके मुंह से नाम एलिजाबेथ सुन लिया था। अब आज इन दोनों को रुखसत कर देने के बाद में विक्टर पूरी की पूरी टावर के अंदर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क देता है। जहाँ एक तरफ बग्गी के अंदर बैठे एलिजाबेथ और विलियम को लगने लगता है कि शायद पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली होगी, वहीं दूसरी तरफ विक्टर अब आखिरी बार आया होता है फ्रैंकेनस्टाइन के पास में और पूछता है कि क्या इस बार भी तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई नया शब्द है? अगर है तो बताओ, मैं तुम्हें शायद बख्श दूं, वरना आज तुम यहीं मरोगे। बेचारा फ्रैंकेनस्टाइन, उसे कुछ बोलना आता नहीं था, वो सिर्फ विक्टर विक्टर चिल्लाता रहा, लेकिन विक्टर ने उसकी एक ना सुनी और पूरी टावर के अंदर आग जला करके वहां से निकल गया। हालांकि बाहर आने के बाद में उसे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे वापस जाकर के उसे एक बार बचा लेना चाहिए। लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला कि एक जोरदार धमाके से वो पीछे गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। और यही थी विक्टर की कहानी। इसी बीच यहाँ एंडरसन की शिप पर पहुंच चुका था खुद फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि उसे जान से मारने वाला था। जिस पर एंडरसन कहता है कि हाँ, तुम आखिरी साबित कर ही दो कि वही हैवान हो तुम जिसने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। जिस पर फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि अब तक जो भी तुमने सुना वो तो सिर्फ विक्टर की कहानी थी, अब सुनो फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी। कहानी अगेन वहीं से शुरू होती है, उस जलते टावर के अंदर कैसे तैसे उन जंजीरों को तोड़ करके फ्रैंकेनस्टाइन पानी में गिर पड़ा था। पानी में गिर जाने के बाद में शायद उसकी अगेन डेथ हो गई, लेकिन धड़कता दिल जो कि उसे कभी मरने नहीं देने वाला था, वो उसे अगेन किनारे पर ले आया कुछ दिन बाद में। जिस जंगल के अंदर वो चलता जा रहा था, वहां पर बहुत सारे खोपड़ियां, फेफड़े, हाथ पैर की हड्डियां, ये सब कुछ पड़े थे, क्योंकि जो भी कचरा विक्टर फेंका करता था वो सारा कुछ इसी जंगल में आकर के गिरता था। उसे वहां पर एक शख्स का बड़ा कोट मिलता है, काइंड ऑफ पुलिस की वर्दी थी उस टाइम की, जिसे कि फ्रैंकेनस्टाइन पहन लेता है। उसे वहां एक हिरन भी मिलता है जो कि पत्ते खाया करता था। खाना खाना फ्रैंकेनस्टाइन ने उसी से सीखा कि तभी वहां पर कुछ सैनिक आकर उस हिरन को मार देते हैं। इनफैक्ट एक गोली भी चला देते हैं फ्रैंकेनस्टाइन पर। वो कैसे तैसे बच करके भागता है, मगर थोड़ी देर बाद ये महसूस कर पाता है कि जो गोली उसे लगी थी, जो खून उसका बहा था, वो सब कुछ रुक गया है, बंद हो गया है और वो अगेन रीजनरेट हो गया है। यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन के पास में रीहीलिंग पावर मौजूद थी। इवेंचुअली फ्रैंकेनस्टाइन उन्हीं के घर में ही जाकर के पनाह लेता है जिनका ये घर था, मतलब कि हंटर्स का। यहाँ आने के बाद वो देख पाता है कि इस फैमिली के अंदर एक बूढ़े दादाजी है और एक छोटी बच्ची है एना। जो बूढ़े दद्दू है वो देख नहीं सकते हैं और एना उनका हमेशा ख्याल रखती है, इसलिए बूढ़े दद्दू हमेशा एना को अपना आशीर्वाद दिया करते थे। अच्छा हाँ, जो बूढ़े दद्दू हैं इन्हें वैसे तो ओल्ड मैन कहा गया है या फिर ब्लाइंड मैन कहा गया है, लेकिन ये अपने हैरी पॉटर मूवी से जो चपड़ासी थे यानी कि फिल्च, वही एक्टर हैं। अब ऐसा करते करते दिन आगे निकलने लगते हैं। जो दद्दू होते हैं वो अपनी पोती को बोलना, लिखना, पढ़ना, कहानियां, कविताएं, किस्से, अलग अलग देशों की बातें, ये सब कुछ सिखाया करते थे। और घर के पीछे वाले हिस्से यानी कि बैकयार्ड के अंदर बैठ करके फ्रैंकेनस्टाइन ये सब कुछ सुनता रहता था। उसे अब भूख तो लगती नहीं थी, ना ही पानी पीने की भी जरूरत थी, वो तो एक चलती फिरती लाश थी, इसलिए बस चुपचाप बैठ करके वो इनकी बातें सुनता रहता था। ऐसा करते करते दिन आगे निकलने लगे। दिनों से हफ्ते, हफ्तों से महीने भी आगे बढ़ गए। उसने बहुत कुछ सीख लिया था और अब वक्त था कि वो भी इस पढ़ाई के बदले उस परिवार का कुछ फायदा कर दे। एक बार की बात होती है जब इन्हें सर्दियों में लकड़ियों की जरूरत होती है, तो अकेला रात को फ्रैंकेनस्टाइन काम करते हुए बहुत सारी लकड़ियां इनके घर के बाहर ला करके रख देता है। घर वालों को लगता है कि जंगल की अच्छी आत्मा ने उनके लिए सब कुछ ला करके रखा है, मगर उन्हें क्या पता था कि ये सारा काम फ्रैंकेनस्टाइन कर रहा है। जिसके बाद और वक्त आगे निकलता गया। एक बार की बात होती है जब भेड़िए इनके घर पर आकर के बहुत सारी भेड़ों को जान से मार देते हैं, लेकिन इंसानों के पास बंदूक थी और वो उस बंदूक के सहारे भेड़ियों को जान से मार पाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन ये सब कुछ देख रहा था और ये सोचकर मजबूर हो रहा था कि ये कैसी जिंदगी है। ना ही तो वो भेड़ियों को फ्यूचर के अंदर भेड़ों को मारने से रोक सकता है और ना ही इंसानों को इन भेड़ियों का कत्ल करने से रोक सकता है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, एक जान को दूसरे की जान लेनी ही पड़ती है ताकि आगे सरवाइव कर सके। अब एक बार की बात होती है, वो फैमिली भेड़ों का ऊन निकाल करके आगे मार्केट में बेचने के लिए गई थी। तो यहाँ पर घर पर दद्दू अकेले थे। विक्टर बहुत चाहता था कि वो जाकर के दद्दू को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, मगर वो डरता था कि कहीं दद्दू उससे डर ना जाए। लेकिन अंधे दद्दू इस बात को हमेशा से ही जानते थे कि घर के बैकयार्ड में कोई तो है जो कि रहता है, हमारी बातें सुनता है, समझता है और हमारे फायदे के लिए काम भी करता है। इसलिए इस बार वो डरे नहीं। जब फ्रैंकेनस्टाइन उनके पास आया तो वो कहने लगे कि तुम तो बड़े ही जख्मी लगते हो और
छूने पर पता लगता है कि तुमने वर्दी पहनी है, क्या तुम कोई सैनिक हो? जिस पर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मेरे पास मेरी कोई यादें नहीं है। जिस पर दद्दू का कहना था कि समझ लो कि अब तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने का काम मेरा है। जिसके बाद इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग खूब सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारा घूमते हैं। दद्दू को जो भी जरूरत होती, खाने पीने, लेटरिंग, नहाना धोना, वो सारी जरूरतें फ्रैंकेनस्टाइन पूरी करता और फ्रैंकेनस्टाइन को जिसकी जरूरत थी यानी कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या की, वो सब कुछ दद्दू उसे देते। एक बार एक नई किताब के अंदर फ्रैंकेनस्टाइन ने अपने वजूद के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर ली थी, जिस पर दद्दू का बताना था कि फ्रैंकेनस्टाइन, तुम्हें अगर ये मालूम करना है कि तुम हो कौन, कहां से आए हो, तो फिर उस नाम का पीछा करो जो कि हर बार तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। जहां पर फ्रैंकेनस्टाइन का कहना था कि हाँ, वो नाम है विक्टर, अब मैं उसका पीछा करूंगा। जब वो अपनी उसी लैब के पास में जाता है तो उसे अपने पुराने एक्सपेरिमेंट किए गए बुक्स मिलती है, जिसके अंदर उसे ये पता चलता है कि मैं कभी कोई एक इंसान था ही नहीं, हजारों टुकड़ों में फटे गली लाशों का मैं वो हैवान हूँ जो कि विक्टर ने बना डाला था। वहीं पर उसे विक्टर का एक लेटर भी मिल जाता है जिसके अंदर विक्टर का एड्रेस मौजूद था। फ्रैंकेनस्टाइन ने भी डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले तो वो विक्टर से इस बात का बदला लेगा कि आखिर तुमने मुझे बनाया है क्यों, और बनाया तो कम से कम एक हमसफर तो देते जो कि जिंदगी भर मेरे साथ रहती। इस जानकारी के बाद में जब वो दद्दू के पास पहुंचता है तो वहां पर ढेर सारे भेड़ियों ने हमला कर दिया होता है। फ्रैंकेनस्टाइन को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर इनके बीच में एक जबरदस्त फाइट आती है। कम से कम 4 भेड़िए फ्रैंकेनस्टाइन पर कूद पड़ते हैं, लेकिन इस बार फ्रैंकेनस्टाइन का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि वो उनके दांत तोड़ देता है, हड्डियां फाड़ देता है, यहाँ तक कि पूरी पूरी चामड़ी उधेड़ देता है। ये तो मैंने मारवाड़ी में बोल दिया, मतलब चमड़ी उधेड़ देता है। हालांकि इस वक्त तक यहाँ पर हंटर की फैमिली पहुंच चुकी होती है और वो कहती है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया, और बिना कुछ सोचे समझे वो विक्टर पर गोलियां चला देते हैं। यहाँ पर विक्टर चाहता तो उनको जान से मार करके वहां से निकल सकता था, लेकिन विक्टर जानता था कि उन लोगों ने ये गोलियां मुझ पर अनजाने में चलाई है, इसलिए वो बस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग फ्रैंकेनस्टाइन को छोड़ते नहीं, अगेन पीछे से बहुत सारी गोलियां चला देते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन वहीं पर बेसुध होकर के गिर जाता है। अब न जाने वहां पर वो मरा पड़ा कितने टाइम तक रहा, मगर एक रात फिर से उठ करके खड़ा होकर के वहां से चल दिया और उस एड्रेस तक पहुंचा जहां पर विक्टर रहता है। यहाँ पर हम विक्टर को देख पाते हैं जिसके सपनों में अगेन वही मौत की देवी आई थी, जिसने इस बार अपना एक अलग ही रूप दिखा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम आकर के विक्टर से कहता है कि चलो मेरे भाई, फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन जब विक्टर तैयार हो रहा था तो उसे अपने कमरे में किसी के होने की आहट महसूस हुई। जब पलट करके वो देखता है तो उसे वहां पर फ्रैंकेनस्टाइन नजर आता है। विक्टर ये जान करके बड़ा हैरान था कि तुम इतने तेज दिमाग कैसे हो गए कि तुमने फ्रांस से लेकर के एडिनबर्ग तक का सफर तय कर लिया और मेरा एड्रेस ढूंढते हुए ठेठ मेरे घर तक आ पहुंचे। जिस पर अब तेज दिमाग फ्रैंकेनस्टाइन उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे एक अनजान रूह समझ करके उस मौत की खाई में मरता छोड़ दिया था जिससे कि मैं काफी ऊपर था। तुमने कभी मेरे जज्बातों को समझा ही नहीं। खैर, इस बार मैं चाहूं तो तुम्हें जान से मार करके तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे मालिक हो, मुझे तुमने बनाया है और मुझे श्राप दिया है कि मैं कभी मर नहीं सकता। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरी एक हमसफर बनाओ जो कि जिंदगी भर मेरे साथ रहे। जिस पर विक्टर का कहना था कि अच्छा, मैं तेरे लिए हमसफर बनाऊं, फिर तुम क्या करोगे? बच्चे पैदा करोगे? फिर तुम्हें क्या चाहिए होगी? जमीन चाहिए होगी? फिर तुम खुद की एक पूरी की पूरी नामुराद जात यहाँ पर धरती पर फैला दोगे? वो लोग जो कभी मर नहीं सकते, इंसानों से तुम्हारा झगड़ा होगा और ये इंसानी जाति खतरे में आ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए हमसफर नहीं बना सकता मैं। जिस पर फ्रैंकेनस्टाइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूरे घर को तहस नहस कर देता है। ये सारी आवाजें सुनकर के एलिजाबेथ वहां पर पहुंचती है। अब कहीं उसे कुछ हो ना जाए इसलिए बंदूक उठा करके विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को शूट करने वाला था कि तभी एलिजाबेथ बीच में आ जाती है। वो गोली एलिजाबेथ को लग जाती है और वहीं पर वो घायल हो जाती है। हालांकि मरने से पहले एलिजाबेथ ने अपने उस सच्चे प्यार, एक शुद्ध आत्मा यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन को देख लिया था, इसलिए वो तो बस उसे ही देखती रहती है। अब कहीं एलिजाबेथ वहीं अपना दम ना तोड़ दे, इसलिए खुद फ्रैंकेनस्टाइन उसे गोद में उठा करके उस घर से कहीं दूर ले जाता है। हालांकि जो एलिजाबेथ को गोली लगी थी, पूरे बर्फ के अंदर उसकी एक खून की बूंदें फैल गई थी, इसलिए लंगड़ा विक्टर उस खून की बूंदों का पीछा करते हुए गुफा तक आ पहुंचता है जिसके अंदर फ्रैंकेनस्टाइन और एलिजाबेथ मौजूद थे। यहाँ पर इनके बीच में जबरदस्त फाइट आती है। फ्रैंकेनस्टाइन का कहना था कि तुम्हारी वजह से मैंने एलिजाबेथ को खोया और यहाँ तक कि ना ही कभी अपनी जिंदगी पर काबू पा सकूंगा। इस बात की सजा तुम्हें बार बार दूंगा मैं। तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा, वो ठीक हो जाएगी, फिर तुम्हें तोड़ने आऊंगा, फिर जब वो ठीक हो जाएगी फिर तुम्हें तोड़ने आऊंगा। जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी का दर्द सह रहा हूं, मैं तुम्हें मौत का दर्द सहलवाऊंगा। और अब ऐसा करते करते करीबन 20 साल बीत चुके होते हैं जहां पर इन दोनों की ही गर्मा गर्मी हमेशा चलती रहती थी। मगर फ्रैंकेनस्टाइन
फ्रैंकेनस्टाइन की कमजोरी थी, ज्यादा सर्दी उसे सहन नहीं होती थी, इसलिए विक्टर ने उसे मारने के लिए बर्फीली वादियों का सहारा लिया। इस बार विक्टर बहुत सारी गन्स, डायनामाइट, चेन वाले चाकू और कई सारे औजार लेकर के गया था, मगर फ्रैंकेनस्टाइन पर उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा था। एक मोमेंट तो ऐसा था जहां पर फ्रैंकेनस्टाइन ने कहा कि क्या ये एक डायनामाइट मुझे मेरी मौत तक पहुंचा देगा, मेरे टुकड़े करके, चलो ट्राई कर लिया जाए। लेकिन ये बड़ा धमाका भी उसका एक बाल तक नहीं उखाड़ पाता, और ये वही धमाका था जो कि एंडरसन ने 2 मील दूर सुना था। खैर, अब जब एंडरसन ने फ्रैंकेनस्टाइन की पूरी कहानी सुन ली थी तो वो भी उस पर हाथ नहीं उठाता। यहाँ पर विक्टर माफी मांगता है फ्रैंकेनस्टाइन से और कहता है कि मुझे मेरे किए के लिए क्षमा कर देना। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मगर ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम पर एक नई खोज करना हर खोजकर्ता का हक होता है। मैंने तुम्हें अनजाने में बनाया, और अब जब मेरी आखिरी सांसें चल रही है तो मैं बस तुमसे माफी ही मांग सकता हूँ और कुछ मांगने के लायक नहीं हूँ। जहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन को याद आती है दद्दू की वो बातें कि हमेशा माफ कर देने वाला इंसान ही बड़ा होता है, इसलिए वो विक्टर को माफ कर देता है और उस जहाज से उतर करके, जो उनका जहाज फंस गया था, उससे भी जोरदार धक्का दे करके उन्हें पानी में वापस उतार देता है, ताकि एंडरसन और उनका पूरा शिप और उनके लोग अपनी दुनिया, अपने घर वालों के पास वापस पहुंच सके। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसे 1000 वीडियोस की एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है। वैसे तो आपको जो भी नीड होगी वो उन्हीं 1000 मूवीज में से ही कोई मूवी होगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी कोई और इच्छा है तो हमें जरूर बताइएगा, हम जल्द से जल्द उन मूवीज को लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 2026 की नई मूवीज भी जल्दी आएंगी। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।